अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हमने एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को पढ़ना है और रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। स्टूडेंट्स, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको रिकॉल करवा दूं एंटीबॉडी है क्या। तो एंटीबॉडी एक प्रोटीन है। कौन बनाता है? एक्टिवेटेड बी सेल्स, जिनको हम प्लाज्मा सेल्स भी कहते हैं, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा। और एक जो एंटीबॉडी है एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो फार्म होती है, और उसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी जो है वो फंक्शनल है। किसी और एंटीजन के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। अब आते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो सबसे पहले चेन्स। तो अगर शेप की बात कर ली जाए तो वाई शेप्ड है। एमसीक्यू बनता तो है लेकिन कोई नहीं पूछेगा आपसे क्योंकि आसान सा है। अहम चीज़ ये है कि इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो मौजूद हैं। अभी बताया कि एंटीबॉडी एक प्रोटीन है। प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड एक चेन में जुड़ जाएं तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन है। इस तरह दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, तीसरी और चौथी। तो एक एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। अगर इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स की टाइप्स हम देखें, कैटेगरीज देखें, तो 2 टाइप्स, ये 2 कैटेगरीज बनती हैं। 2 चेन्स जो हैं वो लॉन्गर चेन्स हैं, और लॉन्गर चेन्स होने की वजह से उनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा है, इसलिए हम उनको हैवी चेन्स भी कहते हैं। लॉन्ग चेन्स आर आल्सो कॉल्ड हैवी चेन्स। और ये दोनों लॉन्ग चेन्स जो हैं वो एक दूसरे के लिए आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे की कॉपी हैं। इसी तरह से 4 में से 2 जो हैं वो शॉर्ट चेन्स हैं। शॉर्ट चेन्स होने की वजह से मॉलिक्यूलर वेट भी कम है, इसलिए उनको लाइट चेन्स भी कहते हैं। तो दोनों जो शॉर्ट चेन्स हैं वो भी एक दूसरे की कॉपी हैं, आइडेंटिकल हैं। लेकिन एक आप लॉन्ग चेन ले लें और एक शॉर्ट चेन ले लें तो जारी बात है वो अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस में भी डिफरेंट है, लेंथ में भी डिफरेंट है, साइज में भी डिफरेंट है, फंक्शनैलिटी में भी डिफरेंट है। लेकिन कोई सी दो लॉन्ग, दोनों लॉन्ग, कोई सी क्या कह रहे हैं, है ही दो लॉन्ग। एक एंटीबॉडी में 2 ही लॉन्ग होती हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं। और एक एंटीबॉडी में 2 शॉर्ट हैं और दोनों शॉर्ट एक दूसरे के लिए आइडेंटिकल। नेक्स्ट है चेन सेगमेंट्स। जो लॉन्ग चेन्स हों ये शॉर्ट चेन्स हों, दोनों ही के आगे 2-2 सेगमेंट्स हैं। यानी लॉन्ग चेन के भी 2 सेगमेंट, शॉर्ट चेन के भी 2 सेगमेंट्स। एक सेगमेंट जो है वो कांस्टेंट सेगमेंट कहलाता है, इसको सी सेगमेंट भी कहते हैं। जैसे इसका नेम इंडिकेट करता है कि यहाँ जो अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस है वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द पार्टिकुलर इम्यूनोग्लोबिन क्लास। जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी का दूसरा नाम है। इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी का दूसरा नाम है। अब इनकी क्लासेस हैं, जैसे IgG, IgM। तो अगर एक ले लो, मिसाल के तौर पे IgM को लेते हो ना, तो IgM एक क्लास है एंटीबॉडीज़ की या इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स की। तो इस पूरी क्लास में IgM फॉर एग्जांपल जो है, इसमें कांस्टेंट सेगमेंट पूरी क्लास में सेम रहेगा, पूरे ग्रुप में सेम रहेगा। लेकिन इस ग्रुप में फिर आगे मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे होंगे, तो वो जो पूरे ग्रुप के अंदर IgM जो है, वो तमाम IgM में कांस्टेंट सेगमेंट सेम है, लेकिन जो वेरिएबल सेगमेंट है वो IgM के अंदर वेरिएबल सेगमेंट डिफरेंट होगा। लेकिन IgM जो एक क्लास है उसमें कांस्टेंट सेगमेंट कांस्टेंट रहेगा। और ये कांस्टेंट सेगमेंट जो है ये एंटीबॉडी की फंक्शनैलिटी को डिटरमिन करता है, इसलिए हम इसको फंक्शनल सेगमेंट भी कह सकते हैं। फंक्शनैलिटी को डिटरमिन करने का क्या मतलब है? देखो बच्चे, एंटीबॉडीज़ ने एंटीजन से फाइट करना है, एंटीजन्स के रिमूवल में अपना रोल प्ले करना है। लेकिन एंटीबॉडी ये काम कैसे करेगी, उसके मैकेनिज्म क्या है? तो एंटीबॉडीज़ के डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, इसी लेक्चर में लास्ट में देखेंगे। तो एक एंटीबॉडी या एक जो क्लास ऑफ एंटीबॉडी है, जैसे IgM, IgG, 2 नाम लिए मैंने, ये किस तरह से, कौन से मैकेनिज्म से एक्ट करेंगी, ये डिपेंड करता है इसी कांस्टेंट सेगमेंट के ऊपर। फिर है बच्चे वेरिएबल सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो लॉन्ग चेन है उसके भी, ये लॉन्ग चेन का भी कांस्टेंट सेगमेंट होता है, वेरिएबल सेगमेंट होता है। शॉर्ट चेन का भी कांस्टेंट सेगमेंट होता है, वेरिएबल सेगमेंट होता है। तो जो वेरिएबल सेगमेंट है, नेम सजेस्ट करता है कि यहाँ जो अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस है वो हर एंटीबॉडी के लिए डिफरेंट है। एक क्लास के अंदर भी, IgM के अंदर भी जितनी एंटीबॉडीज़ आ रही हैं उन तमाम एंटीबॉडीज़ का कांस्टेंट सेगमेंट तो सेम होगा, लेकिन उनका वेरिएबल सेगमेंट जो है वो डिफरेंट होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो वेरिएबल सेगमेंट है ये स्पेसिफिसिटी जो एंटीबॉडी की है उसको डिटरमिन करता है।
ये जो एंटीबॉडी का एंटीजन के साथ बाइंड होना है उस बाइंडिंग को डिटरमिन करता है ये सेगमेंट। दैट्स वाई इट एक्ट्स एज एंटीजन बाइंडिंग साइट, जहाँ पे एंटीजन ने आके बाइंड करना है। तो बाइंडिंग साइट्स की बात की जाए, यहाँ से भी एमसीक्यू ज़बरदस्त किस्म का बनता है। वो ये कि बच्चे हर एंटीजन के पास 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। हर एंटीजन के पास 2, हर एंटीबॉडी के पास, एंटीजन शायद मैंने नाम ले लिया, हर एंटीबॉडी के पास 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 2 कैसे? अब देखो हमने कहा ना कि वाई शेप है, भाई वाई शेप है तो उसका एक आर्म वाई का और वाई का एक दूसरा आर्म भी तो बनेगा, दूसरा पार्ट भी तो बनेगा। तो एक वाई का एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, दोनों का जो टॉप है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट के तौर पे जो है वो एक्ट करता है। तो एक एंटीबॉडी के पास 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हो गई। लेकिन अगर बाइंडिंग की बात की जाए तो एक एंटीबॉडी के साथ सिर्फ एक टाइप की एंटीजन ही बाइंड कर सकती है। प्रीवियस लेक्चर में थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, स्पेसिफिक डिफेंस, उसमें भी हमने बात की थी कि एक जो एंटीबॉडी है जिस एंटीजन के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बनी है उसी एंटीजन के साथ ही वो एंटीबॉडी बाइंड कर सकती है, किसी और एंटीजन के साथ बाइंडिंग मुमकिन नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉक एंड की का जो है मैकेनिज्म है, यहाँ पे भी वैसे ही है। जैसे एक स्पेसिफिक लॉक के लिए स्पेसिफिक की है, सिर्फ वही उस लॉक को ओपन कर सकती है। इसी तरह से एक ख़ास एंटीजन के लिए एक ख़ास एंटीबॉडी मौजूद। इसका स्ट्रक्चर बच्चे याद रखिएगा, 2 चेन्स आपको नज़र आ रही हैं ऊपर, दोनों तरफ एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, दोनों तरफ। फिर एक लॉन्गर चेन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लॉन्गर चेन होगी और फिर शॉर्टर चेन्स हैं यहाँ पे। तो दोनों के ही लॉन्गर चेन हो या शॉर्टर चेन्स हो, उनके वेरिएबल सेगमेंट्स भी हैं, उनके कांस्टेंट सेगमेंट्स भी मौजूद हैं। तो ये छोटा सा आसान सा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अगर एंटीजन का स्ट्रक्चर शॉर्ट क्वेश्चन में आए या लॉन्ग में आए, डायग्राम मस्ट है, बगैर डायग्राम के आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। लास्ट के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडी, मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ एंटीबॉडी भी आप कह सकते हो इसको। तो एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के साथ बाइंड करेगी तो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनेगा। जब एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन गया तो जितने भी फैगोसाइटिक सेल्स हैं, जो मैक्रोफेजेस वगैरह हैं, वो बड़ी आसानी से इस कम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ये टैगिंग होगी ना, एंटीबॉडी ने एंटीजन के जाके टैग कर लिया, उसके साथ बाइंड होकर एक तरह उसकी टैगिंग कर ली। तो अब ये टैगिंग जो है ये निशानी है, अलामत है फैगोसाइट्स के लिए। फैगोसाइट्स को अब कंफर्म पता है कि ये एंटीजन है जिसके साथ एंटीबॉडी जुड़ी है, इसको पकड़ो और ख़त्म करो। तो इसलिए फैगोसाइटोसिस जो है वो स्पीड अप हो जाता है जब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करती है और एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है। ये एक तरीका है एंटीबॉडीज़ के काम करने का। दूसरा तरीका क्या है, या बहुत सारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कंप्लीमेंट सिस्टम, जिसको हमने जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था चैप्टर का, इस चैप्टर का, जिसमें हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ी, उसमें हम कंप्लीमेंट सिस्टम को पढ़ के आए। तो इसको कुछ एंटीबॉडीज़ जाके एक्टिवेट करेंगी। इस तरह कुछ एंटीबॉडीज़ जो हैं उनके काम करने का अंदाज़ ये है कि वो टॉक्सिन्स के साथ बाइंड करती हैं। टॉक्सिन्स किसकी? जो एंटीजन है या पैथोजन का नाम ले लें। पैथोजन है जैसे बैक्टीरियम है या वायरस है, उसने जो हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कर दिए हैं, वो टॉक्सिन्स बॉडी में स्प्रेड होकर हमें डैमेज करेंगी। तो ज़रूरी है कि वो टॉक्सिन्स, वो जहर बॉडी में ना फैले। तो एंटीबॉडीज़ जाके उन टॉक्सिन्स के साथ बाइंड कर जाती हैं, तो टॉक्सिन्स फिर अपना असर खो देती हैं। इसको हम कहते हैं कि एंटीबॉडी ने टॉक्सिन को जाके न्यूट्रलाइज कर दिया और एंटीबॉडी ने एक्ट किया एज अ एंटी टॉक्सिन। तो ये एक तीसरा मैकेनिज्म है, तीसरा अंदाज़ है एंटीबॉडी के काम करने का। इसी के साथ ही ये लेक्चर भी और ये चैप्टर भी मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चूँकि रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं तो चैप्टर 13 के बाद चैप्टर 12 के लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।